नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे एमका प्रोजेक्ट के बारे में। एमका प्रोजेक्ट में भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके पास में भारत के जितने भी लड़ाकू विमान थे सभी को बनाने की जिम्मेदारी अभी तक मौजूद थी। यानी जितने भी लड़ाकू विमान आज तक भारत में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है तेजस से रिलेटेड, वो सभी एचएएल बना रहा था। और एम का प्रोजेक्ट जो है उसको भी एचएएल के पास में, यानी ऐसे एचएएल को ही जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से एचएएल का काफी कुछ भारत में बहुत से विश्लेषकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ कहीं ना कहीं विरोध किया गया है। और वो उसका कारण ये था कि तेजस का जो डिले हुआ है वो भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि एचएएल इस प्रोजेक्ट के साथ में न्याय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस पर विचार किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया और भारत की 3 महत्वपूर्ण कंपनियां जो हैं उनको इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब एमका प्रोजेक्ट पर एचएएल काम नहीं करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस रेस से बाहर कर दिया गया है। 3 कंपनियां हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए कार्यभार दे दिया गया है। और जब इनमें से किसी एक कंपनी का प्रोटोटाइप यहाँ पर डिजाइन जो सेलेक्ट होगा या फिर ये मिलकर काम करेंगी, तीनों का अलग अलग काम पसंद आएगा, तो उसी के आधार पर आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। और उसी के आधार पर एमका प्रोजेक्ट को टाइम पर हम चाहते हैं कि उसकी डिलीवरी हो, टाइम पर उसका डेवलपमेंट हो और भारतीय सेनाओं के लिए उपलब्ध हो जाए। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन यहाँ पर लिया है। लेकिन इस डिसीजन में भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जो कंपनियां हमने भारत में ली हैं, ऐसी कौन सी कंपनी आ गई जिनको लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव है, उन्होंने पहले तो कभी बनाए नहीं हैं, तो किस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट सफल होगा, उसके पीछे की सोच क्या है, आज हम इसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और एमका प्रोजेक्ट भारत के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं। एमका जो फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है भारत का, जिसका डेवलपमेंट अब हमने शुरू करना, यानी जिसको हम अब बनाना चाहते हैं और तेज गति से, तीव्र गति से उसका विकास करना चाहते हैं। तो उस विमान की क्या विशेषताएं हैं, क्या ये जो नई कंपनी है वो इसके साथ न्याय कर पाएंगी, जो डिले एचएएल की तरफ से हुआ था क्या इन कंपनियों की तरफ से नहीं होगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज को आज हम देखेंगे। यहाँ पर इस न्यूज का अगर आप देखिए तो जितने भी ऑलमोस्ट जो न्यूज पेपर है उनमें इस न्यूज को प्रमुखता से छापा गया है। कंपनियों के जिनके नाम आए हैं सामने निकलकर, एक तो टाटा एडवांस सिस्टम है, टाटा एडवांस सिस्टम, एक एल&टी और एक भारत फोर्ज। इन 3 कंपनियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ देखिए एमका फाइटर जेट प्रोग्राम, टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज इन फाइटर जेट रेस, एचएएल आउट, यानी एचएएल को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नॉक्ड आउट ऑफ स्टील्थ जेट रेस। ठीक है, यानी एचएएल को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। यहाँ भी इन्होंने भी यही छापा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका की रेस से बाहर हुई एचएएल, 3 निजी कंपनियां आगे आईं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप इस न्यूज का अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ पर एडीए यानी एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसके पास में ये जिम्मेदारी है। यानी ये तीनों कंपनियां जो हैं वो एडीए के साथ मिलकर काम करेंगी और भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका का निर्माण कार्य इन्हीं के तत्वाधान, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा। विस्तार पूर्वक इस पर हम बात करें, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। भारत में पहली बार एचएएल से हटकर हमने कुछ सोचा है कि एचएएल अकेली जो कंपनी है, और देखिए ये सही भी था कि एक किसी कंपनी पर डिपेंड रहना ये थोड़ा सा ये एक तरीके से हमारे लिए एक लैगिंग पॉइंट था। वो इसलिए था कि इस कंपनी पर इतना जो भार हमने डाल रखा था उसके अकॉर्डिंग कंपनी लगातार न्याय नहीं कर पा रही थी। एचएएल के द्वारा नो डाउट बहुत सारे अच्छे कार्य भारत में किए गए हैं, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, एवियोनिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए हैं। लड़ाकू विमान तेजस पर काम किया गया, वो एक अलग बात है कि वो डिले हो गया है।
और उसके डिले होने में HAL से ज़्यादा जो जिम्मेदार है उसके लिए अमेरिका है। अमेरिका की नीतियां हैं जो भारत के खिलाफ रची गई हैं एक तरीके से, और कुछ पॉलिटिकल्स जो निर्णय लिए गए हैं, राजनीतिक निर्णय, उनका भी इसमें बहुत सारा जिक्र होता है। तो बहुत सारे फैक्टर से ओवरऑल लेकिन हमारी सेनाओं को सफर करना पड़ा। हमारी सेनाओं के पास में जो एक फाइटर जेट होना चाहिए था, जो हमारे स्क्वाड्रन कंप्लीट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन सही डिसीजन लिया गया है। अमेरिका में देखिए, रसिया में देखिए, चाइना में देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं और सेनाओं के लिए जो मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न आपके एवियोनिक्स में फाइटर जेट्स हैं, उन सभी को उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो भारत इसमें ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो भारत ने भी ऐसा सोचा है। तो भारत ने जिम्मेदारी दी है टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टर्बो, भारत फोर्ज, ये तीनों जो है कंपनियां अब काम करेंगी। इन तीनों कंपनियों को ये कहा गया है कि आप हमें एमका का जो प्रोटोटाइप है, जो डिजाइन है, प्रोटोटाइप डिजाइन, वो बनाकर तैयार कीजिए। और इन सभी को 5 प्रोटोटाइप डिजाइन बनाकर तैयार करने हैं। इनका जो मापदंड किया गया वो इनकी एक तो फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस, वित्तीय मजबूती, तकनीकी विशेषज्ञता और निर्माण क्षमता, इन सभी को देखकर, इन सभी के आधार पर इन 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पर ये कंपनी, जैसा कि मैंने कहा, 5 प्रोटोटाइप तैयार करेंगी और किसके साथ मिलकर करेंगी? ADA, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में। लगभग 15,000 करोड़ का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। 3 महीने के अंदर ये प्रोटोटाइप देने होंगे और उसके आधार पर अगले 3 महीनों के भीतर विजेता जो कंपनी है उसके नाम की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर हम हमारे लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो देखिए, इस लड़ाकू विमान में विशेष तौर पर स्टील्थ टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाना है। यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे फाइटर जेट को दुश्मन के रडार से बचा सके, यानी दुश्मन के रडार की नजर में ये ना आए, उस टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश किया जाना है। फिर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी इसमें इंटीग्रेट करना है। और फिर हमें इसमें अनमैन्ड जो सिस्टम है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो होते हैं, मानव रहित प्रणाली जो है, उनसे भी तालमेल बिठाना है। तो ये बड़ा टिपिकल सा काम है। इन सभी चीजों को, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन सभी चीजों को लेकर एक फाइटर जेट बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगभग 120 फाइटर जेट 2035 से मिलना, मतलब 120 जो 20 फाइटर जेट हैं उनका टारगेट रखा गया है और 2035 से इनकी डिलीवरी शुरू की जानी है। तो ये हमारा एक टारगेट है। अब आप इस प्रोजेक्ट के तहत जो आपने ये बदलाव किया है, तो इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं एक रणनीतिक संदेश ये दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी साथ में रखा जाएगा। और इसलिए रखा जाएगा ताकि आप तकनीकी सक्षमता और समयबद्ध डिलीवरी को यहाँ पर प्रॉपर कर सकें, कि टाइम पर आप अपने जो लड़ाकू विमान हैं या फिर जो भी डिसीजन आपने लिए हैं उनकी समय पर डिलीवरी हो सके और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। यहाँ पर सरकार स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल की रणनीति पर काम करने वाली है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकारी एजेंसी ADA ये अकेले जोखिम नहीं उठाएगी, इसमें साथ में आपके क्या आ गए? प्राइवेट सेक्टर आ गया। प्राइवेट सेक्टर आ गया तो वो भी अपना इसमें पैसा खर्च करेगा। तो यहाँ जब इक्विटी के आधार पर मिलकर निवेश किया जाएगा निजी कंपनी के द्वारा भी, तो ये निजी कंपनियां समय पर इस प्रोजेक्ट को लाने में अपना जी जान लगा देंगी। यानी यहाँ पर बेहतर तरीके से जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनको लगाया जाएगा। ये कंपनी इसमें जोखिम उठाएंगी क्योंकि इनका खुद का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, इनका पैसा, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो सरकार इसलिए चाहती है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियां ये जब मिलकर काम करेंगी तो रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर आएंगे। और इसीलिए इन तीनों कंपनियों को यहाँ पर रखा गया है। विश्व स्तरीय आपूर्तिकर्ता, वर्ल्ड क्लास सप्लायर्स हैं ये तीनों कंपनी, मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी अपनी प्रतिष्ठा रखती हैं। टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, लार्सन टर्बो, भारत फोर्ज। अगर आप इनको देखेंगे, इन तीनों कंपनियों का बैकग्राउंड देखेंगे तो देखिए, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और एयरबस, ये कंपनियां पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाती हैं। मतलब हमारी ये जो तीनों कंपनी हैं, इन कंपनियों के लिए बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बनाकर भेजती हैं। और तीनों कंपनियों को AS 9100 जैसे अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस मानक से नवाजा गया है। यानी एक स्टैंडर्ड जो होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन है, उससे इनको नवाजा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इन कंपनियों के बैकग्राउंड की, तो जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 के लिए
और C-130J के लिए केबिन जो बनता है उसको टाटा एडवांस सिस्टम बनाकर देता है। जो कंपनी अमेरिका के फाइटर जेट्स के लिए जटिल पुर्जे बना सकती है, भारत का फाइटर जेट असेंबल करने की क्षमता भी रखती है, ऐसा सरकार ने इस पर विश्वास किया है। दूसरी चीज यहां पर देखिए कि यहां जो सामान्य धातु की जगह हमें कार्बन कंपोजिट और स्पेशल एलॉय की आवश्यकता होगी। यानी जब हम एमका का निर्माण करेंगे तो इसमें विशेष प्रकार के मिश्र धातुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके द्वारा इसका जो आउटर कवर और ये हैं वो बनाए जाएंगे। एलएनटी को इसमें काफी अनुभव है। कैसे अनुभव है? भारत के परमाणु रिएक्टर और पीएसएलवी के रॉकेट बूस्टर ये एलएनटी के द्वारा बनाए जाते हैं। एलएनटी इसमें सप्लाई करती है, और जहां पर जीरो एरर की गुंजाइश है, मतलब बिल्कुल जीरो एरर पॉलिसी पर काम करते हुए एलएनटी जो है ये सप्लाई करती है। और फिर आप भारत फोर्ज की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनियों में से एक है। इंजन के जटिल हिस्सों के लिए मेटलर्जी में माहिर है। जो ये एलॉय बनाए जाएंगे ये भारत फोर्ज के द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प की जाएगी, क्योंकि ये पहले से इस क्षेत्र में काम करने में माहिर है। इसके अलावा आप देखें कि एमका के अंदर एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड फाइटर जेट है ये, तो इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से एक मान के चलिए सुपर कंप्यूटर की तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट काम करेगा। जो क्योंकि यहाँ ये जो फाइटर जेट होते हैं बहुत तीव्रता से डिसीजन लेते हैं, बहुत तीव्रता से इनको कार्य करने का या निर्णय लेने की क्षमता इनमें होती है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक हाई एफिशिएंसी वाले सॉफ्टवेयर चाहिए। अब हाई एफिशिएंसी के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भारत में टाटा का नाम अच्छे तरीके से आता है। आप कहोगे सर टाटा का नाम कैसे आता है? देखिए, टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS और टाटा एलेक्सी, ये जो है पहले से ही आईटी दिग्गज आईटी कंपनियों में इनका नाम है। तो ये जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा फ्यूजन, इन सभी के लिए 5वीं पीढ़ी के हमारे फाइटर जेट में इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। डिफेंस रक्षा इकोसिस्टम का लोकतंत्रीकरण इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस प्रतिस्पर्धा को, जो पहले हमने रोक रखी थी, केवल HAL के पास ये कार्य था, अब हमने इसमें बहुत सारे निजी जो खिलाड़ी हैं उनको इसमें शामिल कर लिया, तो इसमें एक लोकतंत्रीकरण की बात हो गई। एम का जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब इसकी आपको बात बताते हैं, तकनीकी विशेषताएं बताते हैं। जिन तकनीकी विशेषताओं के आधार पर यह प्रोजेक्ट दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में शामिल होने वाला है, और इसमें ये 3 कंपनियां जो हैं अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। चलिए, सबसे पहली बात एम का जो है उसकी स्टिल्थ डिजाइन के बारे में बात करें। स्टिल्थ डिजाइन का मतलब देखिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि अदृश्य होना हो, यहां बल्कि दुश्मन के रडार को भ्रमित करना है। कहने का मतलब हमारी स्थिति को हमें छुपाना है और दुश्मन के रडार को भ्रमित भी करना है। इसके लिए यहां पर क्या किया जाएगा? एक तो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको बहुत छोटा किया गया है, यानी रडार क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कम रखा गया है कि दुश्मन के रडार की जो जो तरंगें आएंगी, रेडियो वेव्स आएंगी, वो टकराकर वापस उसके पास नहीं लौट पाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि इसमें सर्पेंटाइन एयर इंटेक ये एक टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। इसका उपयोग किया गया है जिसके आधार पर इंजन के जो पंख हैं, यानी जो इसकी ब्लेड हैं, फैन ब्लेड्स, उनको वो जो है रडार की किरणों से छुप जाते हैं। यानी इसमें सर्पेंटाइन एयर इंटेक जो टेक्निक है, उसके कारण जब दुश्मन का रडार की रेडियो वेव आती है तो वो इनको इसलिए नहीं पकड़ पाएंगी क्योंकि जो इसके फैन ब्लेड्स हैं वो इसकी बॉडी के अंदर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ यहां पर देखिए इंटरनल वेपन्स वे, मतलब इस जितने भी वेपन्स हैं एमका पर, वो सभी जो है इसकी बॉडी के अंदर ही छिप जाते हैं, तो वेपन्स की जानकारी दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी। आप यहां पर देखें, स्टील्थ मोड में विमान अपने सभी हथियारों को शरीर के अंदर रखेगा जिससे रडार तरंगें वापस परावर्तित होकर नहीं लौटेंगी। कहने का मतलब इनके जो हथियार है इसका पता नहीं लगेगा। और एक टेक्निक है जिसका नाम है रैम कोटिंग, मतलब रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, यानी ये बाहरी सतह है वो इस तरीके से बनाई गई है कि रेडियो तरंगें अगर आएंगी तो उनको ये सतह एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस नहीं जाने देगी। और रेडियो तरंगें जब रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी या इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगी, तो दुश्मन को इसकी स्थिति का पता नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत या हमारा जो एमका विमान है उसके अंतर्गत हमने स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर रखा है। और कहा यह भी जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी का ये हमारा फाइटर जेट है, लेकिन इसकी जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इस हमारे विमान का पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फिर फ्यूल सिस्टम की बात करें, प्रणोदन और इंजन, तो देखिए एमका के जैसे कि हमने कहा कई संस्करण बनेंगे। एम का पहले आएगा मार्क 1। मार्क 1 में हमने अभी तक तो यही सोचा है कि इसमें अमेरिका के जेई 414 इंजन को लगाया जाएगा। शुरुआत में 2 इंजन हम अमेरिका से लेंगे, जेई F414, और 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला ये इंजन होगा। ठीक है, ये डिसीजन बदला भी जा सकता है अगर अमेरिका ने कोई भी आनाकानी की, क्योंकि हमारा एक यहां पर एग्रीमेंट हो चुका है फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से, और सेफ्रॉन कंपनी जो है वो हमें 110 किलो न्यूटन का एक हाई क्वालिटी का इंजन बनाकर देगी, और ये इंजन भारत में ही बनेगा। भारत के इंजीनियर्स इसमें काम करेंगे, और ये स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन है। इसका डेवलपमेंट भारत में शुरू हो चुका है, भारत में इसका कार्य शुरू कर दिया गया है क्योंकि ये एग्रीमेंट हो चुका है। सुपर क्रूज, सुपर क्रूज की क्षमता का मतलब है यानी जो ये विमान होगा ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में क्षमता रखेगा। आफ्टर बर्नर के बाद भी विमान की जो गति है वो सुपरसोनिक स्पीड होगी, ध्वनि की तुलना में 1 या 2 गुना हो सकती है। इस विमान की जो स्पीड है वो काफी इससे ज्यादा रखी जाएगी। एवियोनिक्स और रडार, अब देखो दुश्मन के रडार की तरंगों को हमने स्टील्थ टेक्नोलॉजी से रोक दिया। अब हमारा रडार कैसे काम करेगा? इस विमान के अंदर हमने ऐसा रडार लगाया है, मतलब लगाएंगे ऐसा रडार। ऐसा रडार जो है उसको हम उत्तम रडार भी कहते हैं। ये स्वदेशी रडार है। इस रडार में गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग किया जाता है। गैलियम नाइट्राइड तकनीक जो है इसके कारण यह लंबी दूरी तक दुश्मन को या फिर कई टारगेट्स को एक साथ देखने की क्षमता विकसित कर पाता है। बहुत सारे टारगेट जो है उनको एक साथ ये अपनी नजर में रख पाएगा। फिर इसमें आता है IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। इंफ्रारेड जो वेव जो हैं उन पर आधारित जो रडार होगा IRST रडार, ये जो है हीट सिग्नेचर के आधार पर काम करता है। यानी दुश्मन का जो विमान है उससे जो हीट निकलती है उस हीट को पकड़कर ये उसका पता लगाएगा और फिर हमारी मिसाइल लॉन्च करके हम उस विमान पर अटैक कर सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है हमारा यहाँ पर, ये दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए, जैमिंग प्रोसेस के लिए अपनाया जाएगा। यानी रडार, दुश्मन के जो रडार हैं उनसे आने वाली जो तरंगें हैं उनको या फिर उनके जो इंफॉर्मेशन सिग्नल हैं उनको रास्ते में ही जाम कर दिया जाए, तो उसके लिए हमने इसमें ये सिस्टम लगाया है। चौथा अगर हम पॉइंट देखें, डेटा फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि देखिए इसमें जो हमारा विमान होगा इसमें बहुत सारे रडार, IRST कैमरा, जो सेंसर वगैरह ये सब लगे हैं, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के माध्यम से इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ये सभी मिलकर एक साथ अच्छे से काम कर सकें और टारगेट की एकदम क्लियर तस्वीर यहां पर दिख सके, यानी उसकी जो इमेज है वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे। फिर इसमें एक टेक्निक है PVI, पायलट व्हीकल इंटरफेस। यहां पर जो पायलट हमारा इसको उड़ान भराएगा, इस तकनीक के माध्यम से इसे वाइड एरिया डिस्प्ले यहां पर दिखाई देगा। यानी यहां पर एक बहुत बड़ी डिस्प्ले होगी जिस पर दुश्मन जो है आसानी से दिखाई दे जाएगा और वॉइस कमांड की सुविधा होगी इसमें। फिर एक टेक्निक है इसमें हेल्थ एंड यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम, HUMS। HUMS विमान खुद अपनी सेहत की निगरानी करेगा। किसी तकनीकी खराबी की जानकारी पायलट और बेस को पहले से ही दे दी जाएगी। यानी विमान जो है इसमें HUMS सिस्टम लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर विमान के अंदर आ रही है तो उसको ये परखता रहेगा और सिग्नल ओके का सिग्नल आता रहेगा। अगर कहीं कोई कमी आती है तो इसमें अलर्ट दे देगा कि भाई ये सिस्टम हमारा काम करना बंद कर रहा है या इसमें कोई खराबी है। स्वदेशी हथियारों का पावर हाउस होगा, यानी इसमें हमारी जो खुद के जो वेपन्स हैं उन्हीं को इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, अस्त्र, उनका इंटीग्रेशन होगा। अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, और जब तक ये बनेगा तब तक अस्त्र MK3 भी आ चुकी होगी और 250 से 300 किलोमीटर की रेंज में हवा से हवा में मारक क्षमता हम विकसित कर चुके होंगे, क्योंकि अस्त्र MK1 और MK2 बन चुकी है। MK3 पर काम शुरू हो गया है। कल ही हमने एक सेशन किया था कि भारत के द्वारा SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है और SFDR तकनीक के सफल परीक्षण से जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम अब अस्त्र थर्ड मिसाइल बना सकते हैं। अस्त्र मार्क थर्ड जो है उसकी रेंज 250-300 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि अपने आप में एयर टू एयर मारक क्षमता की अगर हम कंपैरेटिव देखें बाकी की मिसाइलों में तो ये बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा मारक क्षमता मानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर
स्टैंड ऑफ वेपन्स जैसे कि ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है, जो लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर तक जा सकता है, उसका उपयोग किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जाएगी जिसका नाम है रुद्रम, उस मिसाइल के द्वारा भी यहां पर दुश्मन पर हमला किया जाएगा। और एक तकनीक है MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसका मतलब है कि इस विमान के अंदर, एमका के अंदर स्टिल्थ ड्रोन को भी नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की जाएगी। तो ये इसकी बहुत सारी तकनीकी विशेषताएं हैं। हमारा जो ये विमान है तो 5वीं पीढ़ी का, लेकिन इसमें 6वीं पीढ़ी के फीचर्स भी हम इसमें समावेश कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं। वजन होगा 25 टन के आसपास, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। पेलोड कैपेसिटी, कितना वजन उठाकर चल सकता है, 6500 किलोग्राम, आंतरिक और भारी दोनों मिलाकर। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 2.15 मैक के आसपास इसकी स्पीड हो सकती है, यानी ध्वनि से 2 गुना से थोड़ी ज्यादा स्पीड इस विमान की हो सकती है। तो यह है दोस्तों एमका प्रोजेक्ट, जिसका हमने अभी एनालिसिस किया। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इसकी जिम्मेदारी हटाकर अब 3 कंपनियों को दे दी गई है, और ये तीनों निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ये मिलकर अब काम करने वाली हैं ADA के साथ में। तो आपका क्या सोचना है, क्या भारत सरकार का ये डिसीजन सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब तीव्रता के साथ में बढ़ेगा, कार्य करेगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक और अच्छे एनालिसिस के साथ।